हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबका टाइम टेबल बहुत जल्द आने वाला है और आप सबके सेंटर लगभग निर्धारित हो ही चुके हैं। तो बस पढ़ाई एकदम जोरों से खींचिए। बाकी के 2 महीने को आप सदुपयोग में लाइए, आपका सब कुछ बेहतर होगा। जैसे कि आपको पता होगा, ये आज जो होने वाला है दूसरी क्लास है आपके साइंस के लिए। कक्षा 10 की साइंस और मैथ की क्लास यहाँ पर आपके इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार चलने वाली है। इसी कड़ी में आज से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी ये जो दूसरी क्लास है ये साइंस के लिए होने वाली क्लास 10th के बच्चों के लिए, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, मतलब एसिड बेस एंड साल्ट्स पर बेस होकर ये सवाल लगे यहाँ पे क्लास होगी। इस क्लास में हम लोग वन शॉट वीडियो के अंतर्गत काम कर रहे हैं। आज इस क्लास में पूरे एक क्लास में यहाँ पर एसिड बेस एंड साल्ट के सारे यहाँ क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन का मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे, क्या इसमें खास है, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या हमारे काम की बात होने वाली है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसी के पर्पज में काम करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग करेंगे शुरुआत। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए विजिट करे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले एग्जाम को बहुत अच्छे से निपटाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जंग आपका है, आपने छेड़ा है और आपको इस पे काम करना होगा। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत अभी आप सबका। तो देखेंगे हम लोग, जैसा कि चैप्टर का ही नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, तो हम लोग सबसे पहले एक काम करने वाले हैं कि जानेंगे एसिड को, जानेंगे बेस को और यहाँ साल्ट के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बताऊं एक बात, यहाँ पे केमिस्ट्री में जो 4 चैप्टर है, इन 4 चैप्टर में से हर चैप्टर का लगभग 5 नंबर फिक्स रहता है। जैसे कि आपको 4 चैप्टर मिलेगा पढ़ने को, जो 4 चैप्टर्स हैं उनमें से, और केमिस्ट्री का वेटेज जो होता है यहाँ बोर्ड एग्जाम में वो 20 नंबर का होता है। तो 20 नंबर के लिए अगर आपको बताया जाए तो 20 नंबर में हर चैप्टर का 5-5 नंबर निर्धारित हो सकता है। तो यहाँ पे एसिड बेस और साल्ट से क्या होने वाला, 5 नंबर तो तय है, कम से कम 2, ज्यादा 5, 3 से 5 नंबर के बीच आया करता था पहले भी, अभी भी 5 नंबर से कम बिल्कुल नहीं आ सकता। तो 5 नंबर की उस मजबूत कड़ी को हम लोग को पकड़ने के लिए यहाँ पे काम करना होगा। थोड़ा थोड़ा काम करें और मेहनत करके हम लोग सीखें और निखर जाएं। तो चलिएगा देखते हैं हम लोग, हमारे पास पहला जो टॉपिक है आज का, अभी का पहला टॉपिक होगा अम्ल। अम्ल का मतलब एसिड की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये नाम ही क्या है, काफी है किसी चीज को जानने और समझने के लिए। जैसे अम्ल का मतलब एसिड, हम लोग बेसिकली अगर इसको जाने तो नॉर्मली ऐसे जान सकते हैं कि वो ऐसे मटेरियल, वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। सबसे आसान भाषा में सामान्य सी परिभाषा कह सकते हैं। फिर से क्या, जैसे कि अम्ल क्या होगा, अम्ल का मतलब वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। फिलहाल ये एक मानने की बात है, एक कहने की बात होती है, लेकिन केमिस्ट्री और जो साइंस की बात होती है प्रूफ पर निर्भर करती है। और हम लोग कुछ जो कह रहे होते हैं उसको करके दिखा सके या किसी जगह पे उतार सके कहीं पर, तो वो काम की बात होगी। और यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री में हर एक बात को किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू दिखाया करते हैं, किसी न किसी केमिकल से को रिलेट करके बताया करते हैं। वो डेफिनेशन जो होती है वेरीफाइड यहाँ पे हुआ करेगी। फिलहाल ये भी काफी सही है, लेकिन हर जगह मतलब हर कंडीशन में उसकी जगह को घेर ले, उसकी जगह को फुलफिल करे, हर परिभाषा में जो फिट बैठे ऐसी परिभाषा आपको बनाना होगा। तो चलिए दिखाता हूँ अम्ल के बारे में आप क्या समझते हो, क्या जानते हो। जैसे अम्ल के बारे में आपने सबसे पहले यह सीखा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। नाम गिनना चाहोगे? जैसे नींबू की बात कर सकते हैं, नींबू हुआ, आंवला हुआ, इमली की बात कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे नाम लीजिए जो आपके मन में नाम लेते ही मन में ना कुछ खट्टापन आ जाए। नाम लेते ही मन में खट्टापन है, वो क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, तो वो उन सब ऐसे फिलहाल बात करें तो नींबू, आंवला, इमली वगैरह, इनमें अम्ल होता है, ना कि ये अम्ल होते हैं। एक प्रकार के फल हैं, एक प्रकार के एक आहार होते हैं, जबकि इसमें अम्ल की मात्रा होती है, इसी वजह से खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं उनमें अम्ल की मात्रा मौजूद होती है। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार का अम्ल भी रहा करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग लेकिन इग्नोर करेंगे छोटी मोटी बातों को, अभी करेंगे काम की बात। जैसे कि अम्ल को यहाँ परिभाषित किया गया था किसी साइंटिस्ट द्वारा, उनका नाम यहाँ पर हम लोग क्या लेने वाले हैं, आर्हीनियस। आर्हीनियस के द्वारा अम्ल को क्या कहा गया था, अम्ल की जो डेफिनेशन थी उसको आर्हीनियस ने कैसा बताया था। आर्हीनियस के अनुसार उसकी हम लोग डेफिनेशन दें तो यहाँ पे क्या हो सकता है वो खास और सटीक अम्ल की परिभाषा, वो देखना। जैसे
ऐसे विलयन होते हैं ना, वे विलयन जो क्या करते हैं, जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। मैं भाषा में लिखूं मतलब क्या होगा, वे विलयन लिख रहा हूं मैं, वे विलयन या वे पदार्थ, ये अच्छा पड़ेगा, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता हो, H+ आयन प्रदान देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे अम्ल कहते हैं। ये सबसे आसान और सबसे बेहतर परिभाषा है, उसे अम्ल कहते हैं। यहाँ पे ये खास होगा, क्या होने वाला है, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन क्या होता है, H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। आर्हेनियस ने कुछ ऐसे परिभाषा उन्होंने अपने हिसाब से दिया था। तो वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन क्या होगा, H+ आयन को क्या कहते हैं, H+ आयन को हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोजन। H+ का मतलब हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आयन, है ना, ये चीज होगा। तो वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन दिया करता हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। उदाहरण बताएं, जैसे एग्जांपल में क्या होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या है हमारे पास अम्ल के एग्जांपल होते हैं। और बताएं HNO, और दूसरा यहाँ पर होगा ना, HNO3 होगा, ये होता फुल फॉर्म पूरा HNO3। और आगे बात करें, आगे यहाँ पे कुछ और मैं अम्ल लिख रहा हूँ, जैसे CH3COOH, ये कुछ खास है जो आपके पास मौजूद होते हैं आसपास में अम्ल के रूप में, जो सबसे आसान रूप में लिखा गया है। अब इन सब का नाम भी जान लेते हैं। रासायनिक नाम क्या होता है HCl का, HCl कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, इसे कहेंगे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, खास प्रकार के अम्ल यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर HCl भी एक प्रकार का अम्ल होता है जो प्रबलतम रूप रखता है अपने आप के लिए। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल भी एक प्रकार का अम्ल है। और यहाँ पर तीसरा यहाँ लिखा गया है नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल भी अम्ल का ही रूप है, अम्ल ही है, नाइट्रिक है ना, HNO3। और CH3COOH भी क्या है, एक एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। और यहाँ पे सबसे बात करें प्रबल की, तो यहाँ सबसे प्रबल अम्ल क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके बाद यहाँ पे HCl का बारी आती है। तो यहाँ पे सबसे प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, उसके बाद HCl का हम लोग क्या करते हैं, HCl का नंबर दिया करते हैं। तो यहाँ अम्ल के बारे में यह बताया हूँ कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। अम्ल के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, नीचे एग्जाम्पल्स हैं। अब इसको कैसे दिखाएंगे कि जलीय विलयन देता है, सच में कि जलीय विलयन देता है या फिर नहीं देता है, इसके बारे में हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इनका जलीय विलयन किस प्रकार से हुआ करता है, वो देखिएगा। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा यहीं आगे दिखा दे, HCl का नीचे दिखाता हूँ। जैसे HCl है, एक आध तो दिखाऊंगा, बाकी सबका आप समझिएगा। HCl के बारे में बात करें तो HCl क्या होगा, HCl का जो हम लोग एक्वस फॉर्म लेंगे, एक्वस फॉर्म का जलीय विलयन, इसको जब पानी में घोलेंगे या फिर जलीय विलयन इसका लिया करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, HCl का एक्वस फॉर्म देगा, H+ अलग कर देगा और प्लस में Cl क्लोरीन माइनस में भी अलग कर देता है। तो हाइड्रोजन H+ अलग हुआ, क्लोरीन अलग होता है, आयनों के रूप में टूट जाएगा। आगे दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे HNO3 की बात मैं कर रहा हूँ। HNO3 में इसमें भी क्या खास होने वाला है, इसका भी जब लोग इसका एक्वस फॉर्म लेंगे, इसका जलीय विलयन लेंगे, जलीय के लिए आपको लोग को यहाँ छोटा सा एक है ना सफिक्स में लिखना होता है, इसका एक्वस फॉर्म ले, AQ लिखेंगे, इसका मतलब इसका एक्वस फॉर्म लिया गया, जलीय विलयन लिया गया है। तो यहाँ पे भी इसका हम लोग जलीय विलयन लेंगे, इसका जब जलीय विलयन होता है वो टूट जाता है, कैसे फॉर्म में, H+ अलग हो जाएगा इसका, और यहाँ पे क्या बना, नाइट्रेट आयन NO3 क्या होगा, अलग हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे दो परिभाषा, दो का आपको उदाहरण दिखाया गया है, बाकी सबका भी ऐसे कर सकते हैं। क्या खास होता है इसमें खास क्या होता है कि जब भी किसी भी अम्ल का जलीय विलयन लेते हैं तो टूट जाता है अपने
क्या होगा, अपने मूलकों में उसका एक मूलक हाइड्रोजन आयन होता है, बाकी दूसरा अन्य कोई भी हो जाता है। जो भी बचेगा उसको हम लोग अलग नेगेटिव आयन के साथ लिख देते हैं। यही क्या होता है, आपका अम्ल की खास प्रॉपर्टी होती है। इसी केमिकल इक्वेशन, इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से अम्ल को परिभाषित किया था आर्हेनियस ने, ना। ठीक हुआ क्लियर बात, यहाँ पे अम्ल की परिभाषा इतनी हुई। अब हम लोग जानेंगे इसी के तुरंत बाद क्षार के बारे में। पहले अम्ल जानेंगे, अम्ल के क्या होते हैं, अम्ल की परिभाषा क्या है, कौन कौन से अम्ल हमारे पास होते हैं खास रूप में हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात जानेंगे क्षार का, कि क्षार क्या है, क्षार की परिभाषा क्या होती है, क्षार के कुछ प्रकार जानते हैं। ठीक है, ऐसे दूसरा टॉपिक हमारे पास होगा क्षार। इसके तुरंत बाद में बताऊंगा आपको कि इन सबका क्या खास होने वाला है, जैसे कि इसके गुण के बारे में बाद में चर्चा कर रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे अम्ल के बारे में थोड़ा जान लीजिए, फिर क्षार के बारे में देखते हैं। अब क्षार क्या चीज है, जैसे क्षार का मतलब बेस कहते हैं इसको, क्षार मतलब बेस। क्षार क्या होता है, क्षार का मतलब यहाँ पर इसको भी क्षार का अगर सामान्य भाषा में जाने तो, जैसे उसको अम्ल को खट्टा जानते हैं, क्षार का क्या स्वाद होता होगा। क्षार को स्वाद के माध्यम से पहचानना हो तो क्षार जो होता है हल्का सा ये तीक्ष्ण का होता है, तीक्ष्ण स्वभाव का होता है, या फिर कह सकते हैं कि हल्का कड़वा जैसा होता है। कड़वा में अगर आप पहचानो तो साबुन का जो स्वाद होता है लगभग कुछ ऐसा शेप का होता है, ऐसा स्वाद का रहा करता है। इस प्रकार से क्षार होगा। आइए दिखाता हूँ आपको कि क्षार की परिभाषा आर्हेनियस ने क्या दिया था। आर्हेनियस ने क्या कहा था कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन क्या होता है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, इसको हम लोग कहते हैं OH माइनस कहा करते हैं। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल कहते हैं। वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्षार कहते हैं, उसे क्षार कहते हैं। ये खास इसकी परिभाषा है। किसने दिया था, आर्हेनियस ने दिया था। तो यहाँ पर अम्ल के बारे में क्या आप जान रहे हैं, क्षार के बारे में क्या सुन रहे हैं कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन OH माइनस देता है आयन। यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस आयन देगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। OH माइनस को हम लोग केमिकल नेम में क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। इसका जो नाम होता है उसे होता है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। ठीक है, वो प्राप्त होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। कुछ खास प्रकार के क्षार की यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ क्षार में आपको लिखा गया होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कुछ और लेके दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ है एग्जाम्पल्स में। यहाँ पर NH4OH, ठीक है। और कुछ और में यहाँ पर BaOH का होल ट्वाइस। तो ये हमारे पास कुछ क्षार हैं, इनका नाम मैं लिख रहा हूँ, तो अभी नाम पीछे लिखूंगा, आगे रिएक्शन होने वाला है। कैसे बनने वाला है रिएक्शन, देखिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सवाल में क्या कहा, प्रश्न में कहा क्या गया है कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन OH आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं सामान्य रूप में अगर देखा जाए तो क्षार में यहाँ पे चार, यहाँ पे मैंने चार क्या लिखा है, एग्जाम्पल में 4 क्षार लिखा है। इनके रिएक्शन को मैं दिखा रहा हूँ। इनका जो एक्वस फॉर्म होगा, मतलब जलीय विलयन जो होगा वो OH माइनस निकालने वाला है। कैसे दिखाएंगे इसको, जस्ट वेट सम मोमेंट। यहाँ पे जो इसका जलीय विलयन होगा, देखिए इसमें से निकलने वाला सोडियम अलग हो जाएगा और लास्ट में क्या होगा, OH माइनस हमको प्राप्त होगा। OH माइनस के साथ होगा, सोडियम क्या होगा, प्लस आयन के साथ रहता है। आपको ये बात पता होना चाहिए। कक्षा 9 में सब चीजें बताई गई थी वहां पे। ठीक है, यहाँ पर KOH का क्या चक्कर होगा, पोटेशियम अलग हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, और हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्या मिलने वाला है, यहाँ पर भी आपको NH4 ना, अमोनियम NH4 अलग होगा, बाकी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ अलग हो रहा है, प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ आपको जो बन रहा है OH माइनस हमारे पास नेगेटिव चार्ज के साथ अलग होगा। ठीक है, यहाँ बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या काम करने वाले हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम लोग करेंगे Ba का जो होगा पॉजिटिव चार्ज साथ अलग हो जाएगा, प्लस प्लस कर दीजिएगा, और यहाँ पे OH क्या होगा, माइनस होगा।
यहाँ Ba की संयोजकता 2 होती है, इसलिए यहाँ पे +2 चार्ज लगाया गया है। ठीक है, OH का यहाँ -1 होगा तो यहाँ पे 1 ही चार्ज दिखाया गया है। इस प्रकार से क्या कहा जाएगा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन होते, जिनका जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। उसका यहाँ प्रूफ आपको मिल रहा है। ये जो 4 क्षार दिए गए हैं, इनका जो एक्वस फॉर्म होगा वहां से OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, रिड्यूस होता है, प्राप्त होता है, उसी को यहाँ पे क्षार कहते हैं। इन सब के हम लोग बात करते हैं केमिकल नेम की। केमिकल नेम इन सब का क्या होगा, इनका जो रासायनिक नाम होगा देखिएगा। यहाँ पर NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे ना लिख पाएंगे तो ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ सामने देखिएगा। इनका रासायनिक नाम ऐसे लिख दे रहा हूँ, NaOH। ठीक है, और फिर KOH, NH4OH और BaOH का होल ट्वाइस होगा। इसका जो रासायनिक नाम क्या होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका ये नाम है। दूसरा क्या हो जाएगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, इसको नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे होगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर क्षार है जिनका हम लोग करते हैं सामान्य रूप में उपयोग। जैसे क्या होगा कि ये इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या बनेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये 4 यहाँ क्षार लिखा गया है। चारों का केमिकल रिएक्शन से मैंने बताया कि ये OH- आयन दे रहा है, इसका मतलब ये क्षार है, ये बात सच है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इसके कुछ खास प्रॉपर्टी को जानने वाले हैं कि अम्ल की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्षार की क्या प्रॉपर्टी होती है। इनके कुछ खास गुणों को पकड़ कर लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, आगे इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे अगर बात करें तो गुणों की, तो इनके गुण हम लोग पढ़ेंगे। अम्ल से शुरू करते हैं, फिर से शुरू करेंगे, अम्ल के पास चलते हैं। आइए आपको लेके जाता हूँ अम्ल के पास। लास्ट में मैं 60 को पढ़ाऊंगा, अभी इसको देखिएगा। अम्ल क्षार के मैंने आपको बताया परिभाषा, आपने लिखा भी। परिभाषा के साथ साथ उसके कुछ यहाँ पे रिएक्शन बताए गए अम्ल क्षार के। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि अम्ल के कौन कौन से गुण होते हैं। अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण। क्षार के भौतिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। इसके तुरंत बाद आने वाला आपके लिए पीएच मान लेकर फिर हम लोग आएंगे अम्ल पर। ये यहाँ पे 60 पर 60 हमारा लास्ट टॉपिक होगा अभी का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको बताया जाए कि अम्ल के जो भौतिक गुण होते हैं, अम्ल क्या है, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के गुण के बारे में आपके सामने करने वाला हूँ चर्चा। देखना, अम्ल के गुण के बारे में सबसे पहला गुण क्या होता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होगा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में ये खट्टे होते हैं। ठीक, ये इसकी खास बात होती है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह बता रहा हूँ कि स्वाद में जो खट्टे भले होते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी अम्ल को चखना नहीं चाहिए जब तक उसका ज्ञान ना हो हमको। वजह होती है कि कोई अम्ल इतना प्रबल भी हो सकता है कि वो संक्षयित कर सकता है, जिससे लोग चख रहे होते हैं। वो जीभ को, त्वचा को, कपड़े को, इस सब को जला सकता है, क्योंकि प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल संक्षारक का काम करता है। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होगा कि प्रबल अम्ल जो होते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक का काम करते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, यहाँ पर संक्षारक कहेंगे, संक्षारक होते हैं। ये इसकी खास गुण होता है। कभी भी कोई भी अम्ल होगा जिसकी प्रबलता ज्यादा रहती है, वो प्रबलता के रूप से संक्षेपित करता है, किसी चीज को गला सकता है, जैसे कागज को, कपड़े को, त्वचा को। अगर इन सब पर क्या होगा, अम्ल पड़ता है तो वो गला देगा। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि एसिड अटैक या फिर एसिड के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। तो एसिड अटैक का मतलब वही होता है जिसमें कभी भी एसिड से अटैक करने का मतलब यह होता है
किसी भी जगह पर किसी युद्ध में एसिड से हमला करना, अम्लों का बौछार करना, अम्लों से किसी पे आक्रमण करना। अम्लों से जब आक्रमण करते हैं तो बहुत सारी छोटी मोटी बहुत हल्की वस्तुओं को वो जला देता है, पिघला देता है। आदमी की त्वचा को पर अगर अम्ल पड़ जाता है तो अम्ल क्या होता है, अम्ल आदमी की त्वचा को जला सकता है। जैसे बात कर रहा हूं मैं उसी तेजाब की बात कर रहा हूँ। तेजाब का मतलब H2SO4, तेजाब का जो सूत्र होता है H2SO4, जो H2SO4 होता है वो कई रूपों में पाया जाता है। H2SO4 ये कई रूपों में पाया जाता है। अगर ये कंसंट्रेट रहेगा, या फिर डाइल्यूट होगा, ये दो रूपों में मिला करता है। मतलब कहते हैं तो सांद्र रह सकता है या फिर क्या होगा, तनु होगा। तनु का मतलब हल्का, सांद्र का मतलब गाढ़ा, ये दो फॉर्म में मिला करता है। अगर ये कंसंट्रेट H2SO4 है तो काफी घातक हो सकता है किसी भी त्वचा के लिए, किसी भी हल्की चीजों के लिए, किसी भी चमड़े या फिर किसी कपड़े या कागज के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और जो तनु होगा, जो डाइल्यूट होगा, वो इतना मतलब घातक नहीं होता है। जबकि जो यहाँ पे कंसंट्रेट या फिर सांद्र H2SO4 होगा वो ज्यादा खतरनाक होता है। फिलहाल आगे हम लोग काम करें तो यहाँ बताएंगे कि प्रबल अम्ल जो होता है, प्रबल क्या होता है, संक्षारक होता है। ये क्या होगा, जब किसी भी चीजों पर पड़ता है तो यहाँ पे उसको संक्षेप करता है। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कभी क्या हो जाए, किसी आम को या किसी नींबू को किसी लोहे के चाकू से काटिए और चाकू को वैसे नॉर्मली कहीं रख दीजिए, बिना धुले बिना साफ किए, या फिर उससे कोई अन्य चीज ना काटिए, वैसे उसको रख देंगे तो जो चाकू होगा उसमें जंग लग जाता है। सुबह देखेंगे, शाम को कुछ घंटे बाद अगर देखें तो उसमें जंग लग जाता है। जंग लगना क्या होता है, संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण किस वजह से हुआ है, अम्ल की वजह से। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल संक्षारक होता है, इसका ये काम करता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो इसका जो थर्ड पॉइंट होगा, ये जो होता है, ये ना इसका अम्ल का सबसे अच्छा जो गुण हो, अच्छा क्या सही होता है, पहचान के लिए होता है, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये इसका सबसे मतलब प्रभावी गुण कह सकते हो या फिर इसके पहचान का गुण कर सकते हो। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी किसी प्रबल अम्ल की बात कर रहे हो, कोई केमिकल रखा हो, कैसे पहचाने कि ये अम्ल है या क्षार है, तो नॉर्मली सबसे आसान सबसे सस्ती विधि यही होती है कि यहाँ पर हम जान जाएं कोई हमारे पास लिटमस पेपर रहे और वो नीला कलर का लिटमस पेपर अगर हमारे पास है, उसको अम्ल में डालें या फिर उसको अम्ल से भिगोएं, तो वो पेपर जो होगा वो कैसा हो जाता है, वो लाल हो जाता है। इस वजह से हम लोग पहचान सकते हैं कि वहाँ पर किसी भी जगह पे वो विलयन जो होगा वो अम्ल रखा होगा। तो अम्ल की पहचान क्या होती है, इस भौतिक गुण से भी हो सकती है, ये सबसे आसान बात होगा। और जो अम्ल होते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट जो होगा, अम्ल जो होते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये इसका ये भी एक खास गुण है। कैसे, ये विद्युत के सुचालक जो होते हैं, इसकी वजह से इसका उपयोग कहाँ होता है, बैटरियों में होता है। जो बैटरी होती है उसमें क्या होता है, उसमें मतलब कि डाइल्यूट H2SO4 की मात्रा रहा करती है। जो यहाँ पर सीसा संचयक सेल होता है उसमें डाइल्यूट H2SO4 की वैल्यू रहती है, उसमें उसका सॉल्यूशन रहा करता है। इसकी वजह से उसमें विद्युत का संचार हो रहा होता है, मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विद्युत का क्या होता है, ये सुचालक होता है, कौन, अम्ल। ठीक है, ये चीज यहाँ पे होगा, ये गुण। इसके बाद भी हम लोग कुछ नया गुण और जानने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो लगभग सभी अम्ल क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं, विलेय होते हैं। मतलब कहा जाए तो यहाँ कह सकते हैं कि जो अम्ल होगा सभी का सभी लगभग अम्ल क्या होगा, वो जल में घुल सकता है। जैसे यहाँ पे इसके कुछ आपके सामने देखिए कि इसकी अम्ल की प्रॉपर्टी, अम्ल के हम लोग 5 गुणों को जाना, और भी जान सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, केमिकल में भी होते हैं, रासायनिक गुण भी रहा करते हैं। तो इसमें अगला गुण आपको बताने वाला हूँ अम्ल का, जो कुछ खास होने वाला है। अब जानेंगे हम लोग अम्लों के कुछ रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं नंबर डाल रहा हूँ, 6वां पॉइंट होगा। 6वें पॉइंट में अम्ल के रासायनिक गुण को समझिएगा। जैसे यहाँ पे अम्ल के रासायनिक गुण में सबसे पहले कोई अम्ल लेते हैं, सबसे पहले कोई एक अम्ल लिया जा रहा है, मैं इसका नाम ले रहा हूँ HCl। एक बार HCl के साथ करा दे रहा हूँ, दूसरी बार आप क्या लीजिएगा, H2SO4 को ले लीजिएगा, H2SO4 का। यहाँ पर दोनों का किसी अन्य तत्वों से करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किसी धातु सोडियम से करा दूंगा, इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम से करा देते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुमने क्या किया है, HCl मतलब एक अम्ल है,
इसका सोडियम से क्रिया करा रहे हैं, H2SO4 एक अम्ल है, यहाँ पर मैग्नीशियम से क्रिया करा रहे हैं। इसको अगर भाषा में लिखा जाएगा तो अम्लों का धातुओं से क्रिया कह देंगे, है ना। इस क्रिया में क्या होने वाला है, यहाँ पर जो धातु होगा ये इसके धातु को विस्थापित कर देगा या फिर इसके हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे Na जब यहाँ आएगा हाइड्रोजन को हटाएगा तो NaCl बन जाएगा, प्लस में यहाँ पे H2 गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस निकला करती है। दूसरी बात, यहाँ पर भी वही काम करें तो मैग्नीशियम इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो MgSO4 होगा। MgSO4 के बाद क्या कर पाएंगे हम लोग, यहाँ पर MgSO4 का बाद यहाँ पे होगा प्लस में H2 गैस यहाँ पर विस्थापित हो जाएगी ना। इस प्रकार से हम लोग क्या पाएंगे, एक केमिकल रिएक्शन पूरा हो जाता है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जो अम्ल होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण भी कुछ इस प्रकार से रहा करते हैं। क्या होगा, जब अम्लों का धातुओं से क्रिया कराते हैं तो क्या देगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। यही बात हम कह देंगे तब भी हमारे लिए सब सही होता है। अम्ल का जब भी किसी धातु से क्रिया कराते हैं तो वहां पर क्या बनता है, वहां पे साल्ट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। वहां पर क्या होगा, साल्ट बनता है और फिर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ये इसमें केमिकल रिएक्शन में भाषा लिखा जा सकता है। फिलहाल इसके संतुलन के बारे में आप जानना चाहो तो संतुलित कर सकते हो, यहाँ पर जो भी हो। जैसे H2SO4 था, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाम सबको बता रहा हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। फिर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रोजन गैस दोनों, ठीक है। ये चीज हुआ। इसमें क्या होने वाला है, थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 अणु के साथ है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, बात बराबर है। मैग्नीशियम ठीक ठाक था, SO4 कोई दिक्कत है नहीं। ऊपर देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, सोडियम तो ठीक ठाक है, क्लोरीन भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 अणु था। हाइड्रोजन का 2 अणु होने की वजह से यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन 2 हुआ बट क्लोरीन भी 2 हो गया है। क्लोरीन 2 होने की वजह से यहाँ पे 2 से गुणा कीजिएगा, यहाँ क्लोरीन 2 आ जाएगा और साथ में क्या कर देंगे, यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिएगा, सोडियम भी 2 बराबर। बात पूरी हो चुकी है। तो बैलेंस करना समीकरण को बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपने पहले क्लास में जाना था कि किसी समीकरण को बैलेंस करना महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो यहाँ पे समीकरण लिखने के बाद उसको संतुलित करना भी जरूरी होता है। आप एग्जाम में इस बात को ध्यान देंगे। तो अम्ल के कुछ गुण थे, अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण पे चर्चा किया गया है। और भी अम्ल के गुण होते हैं, उसको मैं बाद में बताने वाला हूँ। अगले हेडिंग में अम्ल का गुण बताऊंगा, जो कि एक नया भी होगा। वो अम्ल का भी गुण होता है और क्षार का भी गुण होता है। अम्ल का क्षार के साथ रिएक्शन होगा, वो अम्ल और क्षार दोनों के लिए गुण में विद्यमान करा सकते हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या जाना, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, अम्ल और क्षार की परिभाषा, उसके मतलब परिभाषा के अनुसार उसका यहाँ पे उसका रिएक्शन के अनुसार परिभाषा बनाया था। यहाँ दूसरा, यहाँ पे आपने अम्ल के गुण को जाना। अम्ल के गुण में भौतिक गुण और रासायनिक गुण आपके पास मौजूद है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्षार क्या है। क्षार तो पढ़ चुके हैं, क्षार के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। क्षार के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ अम्ल के थे वैसे उसी प्रकार लगभग कुछ समान या विपरीत रूप में क्षार के भी गुण रहा करते हैं। उन क्षार के गुणों को हम लोग जानेंगे। चलिए समझते हैं क्षारकों के गुण के बारे में। क्षार के गुण, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि क्षारकों के गुण, क्षारकों के गुण, है ना। तो क्षार के गुण में सबसे पहले जानिए क्या है। पहला गुण यहाँ पे आप जानना, इसके स्वाद और रंग रूप से बता सकते हैं। इसका स्वाद क्या होता है, स्वाद में क्या होते हैं, ये तीक्ष्ण होते हैं। स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं, तीक्ष्ण या फिर तीक्ष्ण होते हैं लिख रहा हूँ, बाकी बता दूंगा, होते हैं। ये जो क्षार होता है स्वाद में तीक्ष्ण होता है, पहली बात है। साथ में ही ये चखने पर जलन उत्पन्न करता है, कुछ ऐसी यहाँ फीलिंग आती है ना, जब भी इसको कभी चखा करते हैं तो ये हल्का सा जलन सा उत्पन्न करता है, ऐसा कुछ फील कराता है। जैसे एग्जाम्पल अभी आपको बताऊंगा, जैसे आपने कभी इसका नाम क्या है, निरमा पाउडर ना, कोई यहाँ वॉशिंग पाउडर आपने चखा हो कभी, तो उसमें भी क्षार की मात्रा प्रबलता से रहती है, कुछ इस तरह से यहाँ पे मतलब कि तीक्ष्णता होती है। बाकी उसका तो आजकल तो अलग अलग प्रकार के वॉशिंग पाउडर में अलग अलग फ्लेवर का आता है, उसमें अलग से सुगंध आ जाती है, तो सुगंध की वजह से स्वाद चेंज हो जाता है। लेकिन जो तीक्ष्णता होती है वो क्षार की ही रहा करती है। कोई साबुन हो ना, साबुन का भी स्वाद तो अलग बात है, लेकिन जो साबुन की तीक्ष्णता होती है वो उसी के जैसा होता है जिसकी जैसे क्षार की होती है। तो क्षार जो होते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि क्षार जो होते हैं स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं और जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर ये जल में क्या हो जाता है, विलेय होते हैं। क्षार जो होते हैं ये भी अम्ल की तरह क्या होंगे,
जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, विलय होते हैं, ये दूसरा गुण है ना। तीसरे की बात में बात करें तो ये क्या होते हैं, प्रबल क्षार प्रबल संक्षारक होता है। जो प्रबल क्षार होता है ना, वो क्या होगा, प्रबल क्षार प्रबल संक्षारक होता है, प्रबल संक्षारक संक्षारक होता है या होते हैं कह सकते हैं। जैसे अम्ल था, अम्ल का क्या खास था, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर प्रबल क्षार जो होता है वो प्रबल संक्षारक का काम करता है। अगर क्षार की प्रबलता ज्यादा है तो ज्यादा संक्षेप करता है किसी चीज को, वो काट देगा, गला देगा, ये गुण रहा करता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पर थर्ड जो फोर्थ पॉइंट होगा इसका, ये जो होता है ये लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, नीला कर देता है। जैसे आपने अभी ऊपर पढ़ा था अम्ल के बारे में, अम्ल क्या था, नीला को लाल करता है, ये लाल को नीला करता है, बिल्कुल उसका उल्टा है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे चार गुण कुछ खास खास थे जिसको हम लोग पढ़े थे। और एक और लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पांचवा क्या होगा, यहाँ कह सकते हैं कि ये साबुन की भांति चिकना होता है, ये साबुन की तरह, साबुन की भांति चिकना होता है, चिकना होता है। ये क्या है, इसका क्षार का भी यहाँ भी गुण होता है कि साबुन की तरह ये स्लिपी टाइप का होता है, वो है हमारे पास बेस की बात कर रहा हूँ। जैसे एक और क्षार का नाम ले, जैसे यहाँ पर जो मीठा सोडा, खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा इसको कहते हैं, वो भी क्षार में ही आता है। उसका भी गुण लगभग क्या होगा, उसके गुण को भी हम लोग देखकर कह सकते हैं कि कुछ खास इस प्रकार का भी ये व्यवहार कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और गुण केमिकल गुण, रासायनिक गुण लिख दिया जाए यहाँ पे। छठा जो गुण होगा रासायनिक गुण में कोई गुण बताइए। जैसे क्या होता है कि सबसे आसान यह भी कर सकते हो कि आप इसको, जब यहाँ पे जब कोई क्षार होता है, क्षार का अम्ल से क्रिया कराते हैं तो वहाँ पर साल्ट और क्या बनेगा, वाटर बना करता है। जैसे क्या बनेगा, मैं कोई क्षार NaOH ले रहा हूँ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार क्या है, ये क्षार है। ठीक है, और प्लस में क्या लिया जाएगा, कोई HCl में अम्ल लूंगा, HCl कोई क्या है, अम्ल है। ये अम्ल के साथ जब क्रिया होगा तो क्या बन के आएगा, इसका हाइड्रोजन इससे विस्थापित हो जाएगा, सोडियम से सोडियम इसको विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे H के साथ यहाँ पे HOH का मतलब H2O बन जाएगा, और यहाँ क्लोरीन और Na मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl मतलब क्या बनेगा, साधारण नमक बनेगा। दूसरा HOH का मतलब क्या होगा, H2O कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, जल, ये जल होगा। ये क्या है, साल्ट मतलब लवण है। यहाँ पे इस प्रकार से क्या होगा, रिएक्शन पूरा होता है। क्या बन रहा होता है, जब भी क्या हो किसी क्षार की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो वहां पे साल्ट एंड वाटर बना करता है, एसिड और बेस मिलकर साल्ट और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ना, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं ना, न्यूट्रलाइजेशन मतलब थोड़ा सा ऑड है, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन मतलब कि क्या होता है, उदासीनीकरण कहते हैं हिंदी में। ये जो अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया का नाम क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण, 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 न्यूट्रलाइजेशन होता है इसका अंग्रेजी नाम। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हम लोग जब अम्ल का क्षार से क्रिया कराते हैं तो लवण व जल बनता है। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। एक नई परिभाषा भी आप जान गए। यहाँ पर ये जो अपक्रिया हुई है इसका अम्ल में भी हम लोग अम्ल की भी रासायनिक गुण बता सकते हैं और क्षार के भी रासायनिक गुण में शामिल कर सकते हैं। और तीसरा हेडिंग क्या होगा, यहाँ पर जब साल्ट को बनाना होगा तो उसके परिभाषा में बता सकते हैं, और जब उदासीनीकरण अपक्रिया होगी तब उसके बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक ही रिएक्शन क्या होगा, चार चार परिभाषा, चार चार सवाल, चार चार क्वेश्चन के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए आपके लिए काम का खास बात होने वाला है। अभी क्लास में जो भी लिखा गया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर रिएक्शन बताया जा रहा है। कौन सा है, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया के अंतर्गत जो यहाँ उदासीनीकरण अपक्रिया हुई है, इसमें अम्ल क्षारीय क्रिया जब कराते हैं आपस में तो वहाँ पे साल्ट और वाटर बनेगा। ये अपक्रिया काफी काम की है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया को समझाएं या फिर अम्ल क्षार की क्रिया कराने पर क्या होता है। आगे हम लोग देखें तो ये अम्ल क्षार के गुण तो हो चुके हैं। अगला हमारे पास टॉपिक होने वाला यही था, उदासीनीकरण अपक्रिया ही ना, न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया। ये काफी ऑड है, अंग्रेजी इसकी बन नहीं रही है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ये कुछ ऐसा होता है, एंड न्यूट्रलाइजेशन
NEUTRA न्यूट्रलाइजेशन, जाएगा कहाँ, बनेगा अपने आप, इसका तो आना ही होगा, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, यही जब जो कुछ था वही था, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ेंगे हम लोग। फिर से कोई नया टॉपिक लेकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उदासीनीकरण के लिए। आगे हमारे पास होने वाला है अम्ल कवर किया, मतलब सबने क्षार कवर किया। अम्ल और क्षार के संबंध में ही उदासीनीकरण अभिक्रिया थी, उसको जाना। इसी के संबंध में एक सबसे खास टॉपिक है जो काफी मतलब ट्रेंडिंग में रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू के बारे में थोड़ा जान लीजिए, पीएच वैल्यू क्या होती है, कैसे काम करती है। फिलहाल बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल के इससे सवालें नहीं आया करती हैं, लेकिन पहले था कि इसमें से सवाल आता था, इसमें न्यूमेरिकल्स आते थे, और कुछ समय से ये गायब चल रहा है सिलेबस में से कि न्यूमेरिकल्स इससे आए। फिर भी यहाँ पे पीएच के बारे में थोड़ी जानकारी होनी बहुत जरूरी होती है, डेली लाइफ के हमारे पास यूज है। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू के लिए क्या खास चीजें होती हैं, आप पीएच वैल्यू को कहाँ कहाँ जानते हैं, कैसे समझते हैं। पीएच पैमाना के बारे में हम लोग जानेंगे, पीएच वैल्यू या फिर पीएच क्या कह सकते हो, पैमाना, पीएच पैमाना या फिर पीएच स्केल की बात कर सकते हैं हम लोग। पीएच पैमाना क्या है, कौन दिया था, क्या काम आता है, क्यों इसका यूज हम लोग करते हैं, इससे हम लोग को क्या क्या हेल्प मिलती है, सारी बातों के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात बताऊं तो पीएच मान का मतलब क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे क्या होता है कि किसी भी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो क्षमता होता है, उसके हाइड्रोजन की जो पावर होती है, उसी को हम लोग कहते हैं पीएच मान कहा करते हैं। हाइड्रोजन आयन की शक्ति को, किसी भी विलयन के हाइड्रोजन आयन की शक्ति को, हाइड्रोजन आयन का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग पीएच वैल्यू कह रहे होते हैं। यहाँ पर पीएच वैल्यू को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था 1909 में, 1909 ईस्वी में। नाम था SPL सारेंसन, SPL सारेंसन एक वैज्ञानिक थे ना। इन्होंने क्या किया था, 1909 ईस्वी में लगभग इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। ये डेनिश के रसायनज्ञ थे, डेनिश के ये वैज्ञानिक थे, और इन्होंने यहाँ पे पीएच वैल्यू से दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया कि पीएच वैल्यू कुछ होती है। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल एक ऐसा चीज होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एसिड बेस को समझ सकते हैं उस स्केल के अकॉर्डिंग। देखिएगा यहाँ पर पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच पैमाने में 14 अंक होते हैं, जैसे यहाँ मैं बना रहा हूँ, एक यहाँ स्केल बनाई जा रही है। इस स्केल में यहाँ पर पीएच वैल्यू लोग इंगित करेंगे, 0 कर दीजिए, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ कर देंगे, मिड पॉइंट हो गया। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इतने पे खत्म कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर डिजिट को हम लोग करें अप्लाई तो हो जाएगा, जैसे 1 0 1 0 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये पीएच वैल्यू है। पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच पैमाना एक ऐसा पैमाना होता है जिसकी सहायता से किसी भी अम्ल व क्षार के होने का, या फिर अम्ल और क्षार की प्रबलता का, या फिर अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। उस वैल्यू से हम जान सकते हैं, इस वैल्यू को अगर फाइंड कर लें किसी सॉल्यूशन के लिए तो हम जान पाएंगे कि वो अम्ल है या क्षार है, कितना ज़्यादा अम्लीयता है, कितना ज़्यादा उसमें क्षारकता है, या फिर क्षारीयता या अम्लीयता में कितना कमी कितना अधिकता है, सारी बातों पर हम लोग जान सकते हैं। जैसे क्या होता है, ये जो 7 होता है, इस पैमाने में जो 7 अंक है, 7 जो अंक लिखा है, ये उदासीन को दिखाता है। क्या बताता है ये, उदासीन यहाँ पर विलयन को बताता है। और अगर 7 से कम हम रहेंगे तो क्या होगा, ये अम्लीयता को बताता है, अम्लीयता के बारे में बताता है। और 7 से ज़्यादा जाने पर क्या बताता है, ये क्षारकता को प्रदर्शित करता है। कोई पदार्थ, कोई विलयन कितना क्षारी है, ये उसके 7 से ज़्यादा वाले मान को बताया करता है। 7 से ज़्यादा वाला मान बताता है कि हाँ वो अम्लीय है या क्षारी है। आते हैं यहाँ पे, यहाँ स्केल पर। स्केल में क्या होगा, जैसे पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 है, किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 है तो वो उदासीन है, ना अम्लीय है, ना ही क्या वो क्षारीय है। पहली बात हुई। अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम है, जितना ज्यादा कम है उतना प्रबल अम्लीय कहा जाएगा। 7 से अगर ज्यादा है, जितना अधिक होगा 14 की तरफ होगा, 7 से जितना दूर होगा उतना प्रबल क्षारीय होगा। जैसे किसी का पीएच मान 10 है, एक का 12 है, तो 10 वाला क्या होगा,
प्रबल क्षारीय नहीं होगा, जबकि 12 वाला ज्यादा प्रबल होगा। 12 वाला अधिक दूर है यहाँ पे, तो 12 प्रबल क्षारीय होगा 10 की तुलना में। तो 10 की जो अम्लीयता होगी 12 की तुलना में ज्यादा है। इसका क्षारकता कम है तो अम्लीयता ज्यादा होगा, अम्लीयता कम है तो क्षारकता ज्यादा होगी। सिंपल सा ऐसे बात होता है, ठीक है। यहाँ पर 7 से जितना बाईं ओर जाएगा अम्लीयता बढ़ेगी, 7 से जितना दाईं ओर आएगा वो क्षारकता बढ़ाता है। इस प्रकार से कोई भी पदार्थ अम्लीय या क्षारीय है तो कितना ज्यादा अम्लीय है, कितना प्रबल क्षारीय है, उसको हम लोग पीएच वैल्यू से जान सकते हैं। आइए चलते हैं SPL साइलेंसन के कुछ नए बातों पर। इनकी बात यह थी तो यहाँ तो उन्होंने पैमाना तो बना दिया, लेकिन पैमाने का वैल्यू निकालना थोड़ा सा कठिन काम था। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता हो हम सबको, या फिर हाइड्रोजन ना हो तो हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन पता हो, तो लोग पीएच वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं उसका उन्होंने फॉर्मूला दिया था। मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। फिलहाल मैंने पहले भी बताया कि इससे सवालें बहुत ज़्यादा संबंधित नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ सवाल के बारे में जिक्र करने का कोई बहुत इरादा भी नहीं था। देखते हैं, कर भी लेंगे, कोई खास नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पहले पीएच मान को निकालने का फॉर्मूले पर। जैसे पीएच वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, जैसे पीएच वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, पीएच इक्वल टू होता है माइनस में लॉग, यहाँ पे बेस 10 होगा और H प्लस ये होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, जैसे क्या हो जाएगा pH इक्वल टू माइनस में जो लॉग H प्लस लिखा गया है, देखना ये जो माइनस था, आगे का माइनस कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। आप जानते हो लॉग में जो गुणांक होता है कहाँ जाता है, घातांक में। यहाँ पे घातांक में -1 लग जाएगा। pH बराबर क्या बन जाएगा, pH बराबर यहाँ पे लॉग रहेगा। देखिए किसी घात -1 होती है, उसको अगर हर मिलाया जाए, हर मिला देंगे क्या बन जाएगा, घात वो क्या होगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1/H प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दो फॉर्मूला बनता है लॉग का, हम लोग किसी भी H प्लस के मान से pH का मान निकालने के लिए। यहाँ पे दोनों फॉर्मूले से मैं बताने वाला आपको या हूँ, लेकिन रुकिएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैं लॉग के बारे में और बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, आपको समझाऊंगा, बिल्कुल जाना मत। यहाँ पर pH मान को परिभाषा कैसे देते हैं, इसी फॉर्मूले से आप pH मान की परिभाषा दे सकते हैं। pH मान का सामान्य परिभाषा क्या होगा, वह मान जो किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारकता का मान बताता है उसे pH मान कहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और भी कहा जाए, क्या हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक क्या लघुगणक को pH कहते हैं। सिंपल सी बात है, लघुगणक लॉगरिथम होता है, शॉर्ट में LOG लिखा करते हैं। क्या कहेंगे इसको, लघुगणक कहिए, ठीक है, या लॉग कहिए। क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉग मान को या लघुगणक को, लघुगणक कहिएगा, सही पड़ेगा भाषा में। फिर से हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, pH मान कहते हैं ना, ये चीज हो जाएगा। तो pH मान की परिभाषा क्लियर हो गया, इस फॉर्मूले से pH मान निकल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर परिभाषा हो चुका है, यहाँ pH मान के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे उसके बाद में। पहले लॉग को ही आप जान लीजिए। लॉग का कुछ खास गुण होता है, लॉग के कुछ खास फॉर्मूले हैं जो पहले क्लास 10th में रहते थे, अब सिलेबस में नहीं है, मैथ में, इसलिए वो नहीं रहता है। क्या होता है खास गुण, जैसे लॉग में क्या हो जाए, लॉग अगर a इंटू बी लिखा गया है, लॉग में दो पद गुणा में लिखे हैं, इसको लोग तोड़ सकते हैं कैसे, बराबर लॉग a प्लस में लॉग क्या हो जाएगा b। तो यहाँ पे लॉग के साथ क्या होगा, a और b जोड़ हो जाता है, तो गुणा होगा तो जुड़ जाएगा, जोड़ में रहेगा तो गुणा कर देते हैं ना। अगर ये गुणा में रहते हैं तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, अगर जोड़ में रहेगा तो गुणा कर देंगे, ये खास गुण होगा। गुणा के साथ हम लोग भाग का भी करेंगे चक्कर, भाग में क्या होगा, लॉग a बटा b अगर रहता है, इसको कह सकते हैं लॉग a माइनस में लॉग क्या हो जाएगा b। अगर यहाँ पे भाग में रहेगा तो घटा देते हैं, अगर बटा है तो घटा हो जाएगा, गुणा है तो जुड़ा जाएगा ना, ये चीज हो जाएगा। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो होगा, जैसे लॉग का जो गुण होता है, लॉग अगर कोई गुणांक में a लिखा है, यहाँ मैं b कर दूंगा, ठीक है, लॉग b है, गुणा में क्या है a है, तो यहाँ जो गुणांक होता है लॉग का वो कहाँ जाता है, पद के घात पे जाता है, बराबर क्या बन जाएगा, लॉग b की पावर क्या होगा a। इस प्रकार से हम लोग कह देते हैं। तो जो यहाँ पे गुणांक होता है वो घातांक में कन्वर्ट हो जाता है, ये लॉग का गुण होता है। दूसरी बात यहाँ पे एक और लास्ट है, क्या बनेगा, इसे लॉग लिखा गया है, LOG लॉग, जैसे a की पावर -b है, a की पावर -b अगर लगाया हूँ, जैसे मान लीजिए,
तो अगर घात क्या होगा, अगर माइनस में है इसको प्लस बनाने की जरूरत है, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, लिखेंगे log 1 में a की पावर b, उसको बटा में कर देंगे तो घात क्या हो जाएगा, घात का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर log के कुछ खास गुण थे जो घातांक से संबंध रखते हैं और यहाँ पे काम आएंगे। इस सवाल को लगाने में जब भी इसकी सवाल आप लगाएंगे तो log का ये गुण, ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ था यहाँ पर log के बारे में। log का कुछ खास फॉर्मूला था, बाकी हम लोग pH में फिर से आते हैं। pH मान में क्या होगा, किसी भी चीज़ का, किसी भी विलयन का pH मान निकालने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन दिया होता है तो उसका हम लोग लघुगणक, ऋणात्मक लघुगणक निकालेंगे तो अपने आप pH मान आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हाइड्रोक्साइड आयन ना देकर हाइड्रोक्सिल आयन दिया हो, अगर हाइड्रोजन आयन ना दिया हो, ये हाइड्रोजन आयन है वैसे, हाइड्रोजन आयन ना दिया हो, हाइड्रोक्साइड आयन दिया हो या हाइड्रोक्सिल आयन दिया हो, तो कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है, क्या बनाया जाता है देखिएगा, जैसे H प्लस इंटू OH माइनस बराबर क्या होगा, 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है, चाहे कह लीजिए मोल का स्क्वायर, क्योंकि इसकी सांता मोल में होगा, इसका सांता मोल या परसेंट में होगा, यहाँ पे हो जाएगा मोल का स्क्वायर कर दीजिएगा ना, यहाँ पे ये चीज़ बनेगा, इसको उदासीन को हटाओ, सब काम नहीं होगी, बता दिए हैं, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, या फिर मात्रा ना लिखे लास्ट में हम लोग मोल कह देंगे, मोल सांतरा मोल पर लीटर कह दीजिएगा बस। तो मोल यहाँ मोल पर लीटर स्क्वायर चाहे कह सकते हो, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, यानी कि सांता इतना कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये बना। अगर आपको OH माइनस का मान पता है, H प्लस का मान यहाँ से निकालेंगे और H प्लस का मान यहाँ रख के क्या बना लीजिएगा, pH खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, एक मान होता है pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान होगा प्लस में पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल का मान होगा, POH बराबर क्या होता है, 14 होता है। ये जो मान होगा फॉर्मूला ध्यान देखिएगा, मान लीजिए कभी भी pH का मान दिया हो या pH का मान पूछा हो तो pH प्लस POH बराबर क्या होता है, 14 होता है, क्योंकि अम्लीयता और क्षारकताओं के मान को योगफल को पूरा पूरा क्या कह देंगे, 14 कहते हैं, तो वही यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये है, दूसरा ये है, यहाँ पे तीसरा ये। अब यहाँ हल्का सा उल्टी चाल मान लीजिए कभी चलना पड़े, आपको pH देकर H प्लस पूछे तो क्या बनता है, H प्लस बराबर हो जाता है, H प्लस बराबर 10 घात में क्या होगा, pH होगा। ये छोटा सा फॉर्मूला भी आप मन में रखिएगा। कहीं मान लीजिए आप तैयारी करते हैं, जैसे यहाँ पर आप हाई स्कूल पास होने के बाद कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी हाई स्कूल लेवल का देते हैं, तो जनरल साइंस का मतलब ये सब भी जनरल साइंस में आता है और साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको इन सबको हल करना पड़ेगा, इन सबसे संबंध रखना पड़ेगा। तो pH मान को इस तरह से हम लोग कॉम्पिटेटिव स्तर से पढ़ाई कर सकते हैं इसके लिए। तो pH मान इससे संबंधित था, किससे, अम्ल क्षार एवं लवण से, इसलिए मैंने यहाँ बताया, डिस्कस किया pH मान क्या है, एस प्लस आयन ने इसके बारे में बात किया था, अम्लीयता क्षारकता का क्या खास गुण होता है इसके साथ, pH मान निकालते कैसे हैं, POH क्या होता है, यहाँ तक की लॉग के बारे में आपको जानकारी मिली है। आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं, नोट करने के बाद हम लोग तुरंत आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, इसी से संबंध जो है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसके बाद के टॉपिक पर। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपको आपके बुक में कुछ मिलता है ऐसे कि कुछ सामान्य साल्ट के बारे में जानेंगे, कुछ बेसिक साल्ट होते हैं उसको पढ़ेंगे, ये कुछ खास प्रकार के इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से आपको एग्जाम में रिएक्शन पूछा जाता है, जो भी टॉपिक आप जानने वाले हो इससे रिएक्शन पूछा जाता है, या फिर उसके किसी भी साल्ट के फॉर्मेशन की मेथड पे चर्चा करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको जानना होगा। देखिएगा हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसी खास बात पे, वो जो बात है वो कुछ खास है, और खास तब हो जाता है जब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाए, तब वो बहुत खास हो जाता है। तो यहाँ पे जो आने वाला टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ, और वो जो भी रहेगा यहाँ पर जहाँ जितना भी अब बोलने वाला हूँ, अभी तक जो चीज़ें थी वो रेयरली कि हाँ वो आ जाएगा, संभावना होती है, उसको पढ़कर हम लोग कुछ सीख सकते हैं। अभी जो आने वाला है ये एग्जाम के लिए सीख होगी, एग्जाम में यहाँ से सवालें उठती हैं, हर बार उठता है, यहाँ से प्रश्न उठा करता है और पक्का उठने वाला है। तो देखिएगा यहाँ मैं पहला टॉपिक पहले हेडिंग लिखने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ सामान्य से साल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पर धावन सोडा के बारे में बात किया जाएगा। धावन सोडा, धावन सोडा क्या होता है, धावन सोडा है क्या चीज़, इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करो तो इसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मतलब जो कपड़ा धुलने के लिए यूज होता है सोडा वो क्या हमारा
वॉशिंग सोडा होता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो नॉर्मली नाम होता है क्या होगा, इसका जो सामान्य सा नाम या फिर अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, Na2CO3, सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट CO3, Na2CO3 क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये अगर सामान्य रूप में है या फिर स्वतंत्र रूप में रहता है तो इसमें जल की मात्रा रहती है। इसको कुछ ऐसा भी कह सकते हैं या फिर ऐसा दिखाया करते हैं कुछ लोग, Na2CO3 इंटू में 10H2O। यहाँ पर जब ये क्या होगा, इसमें जल के अणु विद्यमान रहे तो Na2CO3 इंटू में 10H2O कहते हैं। जल के अणु मान लीजिए इसमें नहीं है तो क्या होता है, Na2CO3 ही इसका नाम होता है, ठीक है। इसका दोनों अणुसूत्रों का रासायनिक समीकरण, रासायनिक नाम लिखेंगे, क्या क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। यहाँ पर 10 हाइड्रोजन के अणु होने की वजह से क्या कहते हैं, इसको हम लोग डेकाहाइड्रेट कहते हैं, डेकाहाइड्रेट, ठीक। ये हो जाएगा इसका नाम होगा, रासायनिक नाम। और यहाँ पर जो Na2CO3 बना है इसे केवल क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसे सोडियम कार्बोनेट ही नाम दिया करते हैं, कार्बोनेट, ठीक है। इसमें जल के अणु नहीं है तो यहाँ पे डेकाहाइड्रेट नहीं लगाएंगे। अब दोनों में क्या अंतर क्या है थोड़ा जान लीजिए, कोई अंतर नहीं है। इसमें जल के अणु मौजूद है, इसमें जल के अणु सूख गए हैं तो सूखा धावन सोडा, और यहाँ पे ये जल के अणु के साथ धावन सोडा लिखा गया है। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता दूं आपको जानकारी के लिए कि जब भी रासायनिक समीकरण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें जो अभिक्रिया में हम लोग सूत्र लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं, उस समीकरण में सोडियम कार्बोनेट ही क्या होगा, अधिकतर भाग लेगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट नहीं लिया करेगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अब टॉपिक पे। सबसे पहले खास यह होने वाला है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको बनाया कैसे जाता है, सोडियम कार्बोनेट को बनाने की कौन सी विधि होती है, किस चीज को कैसे क्या करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट के बनाने के लिए, इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले कास्टिक सोडा लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, किससे, इसके अभिक्रिया हम लोग कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, इसका अभिक्रिया पूरा होता है। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, इसका बनाने की विधि, बनाने की विधि क्या था, धावन सोडा, मतलब कि वॉशिंग सोडा कह सकते हैं, तो क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ बनाने की विधि में क्या होगा, जब क्या होगा, कास्टिक सोडा, इसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा, NaOH का मतलब कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ये होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और ये था क्या, कास्टिक सोडा था। तो जब कास्टिक सोडा की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर धावन सोडा बनेगा और फिर क्या बनेगा, यहाँ पर जल मुक्त होता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, धावन सोडा का मतलब Na2CO3, और फिर क्या बनाएंगे यहाँ पर प्लस में H2O, जल यहाँ पे अलग से मुक्त होता है। ये क्या बना यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि धावन सोडा, धावन सोडा, ये हमारे पास जल है, ठीक। इनके नाम लिखे जा चुके हैं। तो और यहाँ सबसे पहले क्या होगा, अगर कभी भी आपको सवाल पूछते हैं दो प्रकार से होता है, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि कैसे प्राप्त करोगे, कास्टिक सोडा से धावन सोडा, काम खत्म है ना, कास्टिक सोडा से धावन सोडा ये होगा। या फिर कैसे क्या होता है, जब कास्टिक सोडा से क्या करते हैं, कास्टिक सोडा की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं। दो प्रश्न ऐसे बन जाएगा, सुनिएगा फिर से, क्या होता है जब कास्टिक सोडा से की क्रिया हम लोग, कास्टिक सोडा की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, पहला क्वेश्चन हुआ। कैसे प्राप्त करोगे, कास्टिक सोडा से धावन सोडा। ये दो प्रश्न एक टाइप का हो चुका है कि जैसे कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है, जबकि डायरेक्टली एक नंबर का पूछा जाता है केवल रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए। या फिर कभी कदाचित क्या हो सकता है कि कहते हैं कि धावन सोडा को बनाने की विधि, उनके गुण व उपयोग लिखिए, कितना, 3 नंबर का। क्या फिर से, धावन सोडा को बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए, 3 बातें पूछते हैं और 3 नंबर का हुआ करता है। इसमें क्या होगा, हम सबको इसमें हमको बनाने की विधि में लिखना पड़ता है, क्या, भाषा, क्या बनेगा, यहाँ समीकरण लिखने के साथ में क्या करना होता है
इन सब का नाम लिखकर हम लोग परिभाषा बनाएंगे, भाषा बनाएंगे। कैसे? जब कास्टिक सोडा की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो धामन सोडा व जल प्राप्त होता है। इतना लिखिएगा ऊपर। उसके बाद क्या बनेगा? रिएक्शन लिखते हैं, फिर काम पूरा करते हैं। फिर अभी रिएक्शन का काम पूरा नहीं हुआ है, रिएक्शन का काम पूरा तब होगा जब इसको हम लोग संतुलित कर देंगे। चलिए दिखाता हूँ संतुलित कहाँ नहीं है, कहाँ क्या करना है हम सबको। सोडियम यहाँ पर 2 अणु के साथ था, है ना, यहाँ पर तो एक ही है। पहले तो आप सोडियम को ठीक ठाक करने का प्रयास करें। सोडियम हमें लगता है सही हो जाएगा, 2 से गुणा करने में 2 सोडियम हो चुका है। और सबका देख लेते हैं। ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ 2 था, 2 2 4 हो जाएगा, 3 1 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, 2 यहाँ हाइड्रोजन हो चुका है। कार्बन 1 के साथ था। सब कुछ ठीक ठाक अभी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या पाया अभी तक? धामन सोडा का बनाने की विधि तक पा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे इसके गुण के बारे में, समझते हैं ये कैसा होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या खास हम लोग जान सकते हैं। देखिए इसके हम लोग गुण के बारे में जाने तो पहला गुण यहाँ पे सबसे खास जो होने वाला है वो ये होगा कि यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो होता है पदार्थ होता है, फिर जो धामन सोडा होता है, यह ना क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, या क्रिस्टलीय चूर्ण होता है ना, ये क्रिस्टलीय चूर्ण जैसा होता है। ये पहला गुण होगा। दूसरा गुण यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब जल में मिलाते हैं, जल में मिलाने पर क्या होता है? ये ऊष्मा प्रदान करता है, ऊष्मा प्रदान करता है। ये दूसरा गुण इसका होगा, ठीक है, ऊष्मा प्रदान करता है। और यहाँ तीसरा इसका गुण क्या है कि जब इसको हम लोग खुले में छोड़ देते हैं, जब खुले में छोड़ने पर यह जल के अणु को, खुले में छोड़ने पर जल के अणु निकल जाते हैं, ये होगा यहाँ पे। मेरी बात को ध्यान सुनना, तीसरे वाले को मैं रिएक्शन में दिखाने वाला हूँ, बाकी दोनों हम बातों से समझना। जैसे यहाँ पर धामन सोडा गुण क्या होगा? यह क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, पहली बात हुई। और यह जल में मिलाने पर क्या होता है? ऊष्मा प्रदान करता है। जैसे आप निरमा पाउडर लीजिएगा हल्का सा, और एक चम्मच निरमा पाउडर लेकर उसमें हल्का सा पानी डालें, 2 4 6 10 बूंद पानी डालेंगे और हाथ थोड़ा बंद करो, देखो उसमें हल्के से हीट उत्पन्न होती है, गर्मी सा फील होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर बताया है कि ऊष्मा उत्पन्न प्रदान करता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ, तीसरी बात यह है कि खुले में अगर इसको छोड़ देते हैं निरमा पाउडर, या फिर बाद निरमा पाउडर नहीं कर रहा हूँ, बाद में धामन सोडा कर रहा हूँ, धामन सोडा से निरमा पाउडर बनाया जाता है, ना कि वो ओरिजिनल वही चीज़ होता है। यहाँ पर उसके गुण मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उसका एग्जाम्पल ऊष्मा के लिए दिया था। तो अगर यहाँ पर धामन सोडा को खुले में छोड़ दिया जाता है तो जल के यहाँ पर 9 अणु निकल जाते हैं, 1 अणु बचा होता है। 10 अणु होता है यहाँ पर, 10 अणु में से 1 अणु निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा, बचेगा 1। जैसे कि आप बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसको मैं रिएक्शन में कैसे व्यक्त कर सकता हूँ, देखना। जैसे Na2CO3 इंटू में 10H2O है। जब यहाँ पे इसको अगर खुले में छोड़ देते हैं ना, अगर इसको नॉर्मली अगर छोड़ दिया जाए खुले में इसको रख दिया जाए, तो इसमें क्या खास होता है आप जानना। Na2 होगा, Na2CO3 इंटू यहाँ पर H2O बचता है, H2O, और प्लस में क्या होगा 9H2O क्या हो जाता है? निकल जाता है। 9H2O क्या होगा? बाहर चला जाता है, बाकी 1 H2O बचा रहता है। ये इसका खास गुण होता है। तो यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया है यही बात बता रहा है कि ये क्या होगा? हल्का सा इसमें निर्जलीकरण हो जाता है, जल का कुछ मान निकल जाता है, तो 9H2O निकल जाता है बेसिकली, आप कह सकते हैं। फिर आप कह सकते हो कि इसको जब जल खुले में छोड़ देते हैं शुष्क हो जाता है, सूख हो जाता है, ये खास बात हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे अगर आप केमिकल रिएक्शन जानना चाहो तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी अगर जानिए तो एक गुण मैं यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे अगर क्या कर दीजिए, तो यहाँ पे जो Na2CO3 होता है, सोडियम Na2CO3 इंटू में 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, 10H2O के साथ ही रहेगा H2O। इसको हम लोग क्या करें, जब गर्म कर देते हो, अगर इसको हम लोग खुले में छोड़े तो 9 जल का अणु निकल गया। अगर इसको गर्म कर दिया जाए क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जल का अणु निकल जाएगा। क्या बनता है? Na2CO3 प्लस में 10H2O बाहर हो जाएगा,
ये यहाँ पे आप खास गुण पाने वाले हो। जब भी क्या हो जाएगा, इसको गर्म करते हैं तो इसके जल के अणु वियोजित हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडा ऐश कहते हैं। सोडा ऐश, देखिए लिखा रहा हूँ, सोडा ऐश कहते हैं इसको। या फिर आप कह सकते हो कि इस अपक्रिया को कहते हैं निर्जलीकरण अपक्रिया। क्या? निर्जलीकरण अपक्रिया। जब भी किसी रसायन से, जब भी किसी यौगिक से, जब भी किसी केमिकल से जल का निकलना होता है, जल मुक्त हो रहा होता है, उसे निर्जलीकरण कहते हैं। यहाँ पर जो बनता है उसे सोडा ऐश कहेंगे या फिर सोडियम कार्बोनेट कहा करते हैं। यहाँ से जल का अणु निकल जाएगा। तो इसके कुछ खास थे जो कि गुण होते हैं, जो गुण यहाँ लिखे गए हैं आपके लिए। और दूसरा बात यहाँ बताओ तो इसका उपयोग लिखने की बारी आती है तो उपयोग भी जान लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है इस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, थोड़ा जगह देख लूँ फिर इसके बाद काम करता हूँ। इसका यूज क्या होगा, इसके यूज के बारे में आप सुनिएगा। जैसे इसका प्रयोग यहाँ पे कहाँ कहाँ होता है, चाहे जो भी केमिकल होगा उसका लेबोरेटरी में तो हर जगह यूज होता है। लेबोरेटरी जो होता है, जो प्रयोगशाला होती है, वहाँ पे हर जगह क्या होगा, हर लेबोरेटरी में हर एक प्रकार के केमिकल का प्रयोग हो रहा होता है। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका यूज जो कॉमन यूज होगा, सबसे पहला वाला कह सकते हो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ना, प्रयोगशाला में इसका यूज होता है। दूसरा हम लोग इसका यूज कैसे कह सकते हैं, कांच व साबुन बनाने में। कांच की जो फैक्ट्री होती है वहां पर इसका यूज खूब होता है। कांच व साबुन बनाने में इसका प्रयोग होता है। साबुन बनाने में वहां पे इसका काफी प्रयोग रहता है, जहां कांच और साबुन दोनों बना करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगला क्या होगा, पानी की कठोरता को दूर करने में। जो पानी होगा, पानी की कठोरता दूर करने में। अब यहाँ पे ये खास बात आपको बता रहा हूँ कि पानी जो होता है दो प्रकार का होता है ना। क्या होगा, एक कठोर पानी होता है, एक मृदु पानी होता है। एक कठोर जल, मृदु जल। कठोर जल का मतलब वो जल जो हमारे पीने योग्य ना हो उसे कठोर जल कहते हैं। ठीक है। मृदु जल का मतलब वो जल जो मृदु हो, जो पीने योग्य हो, जिसको हम पी सके। या फिर साबुन के झाग से परिभाषित कर सकते हैं। अगर साबुन का झाग, अगर किसी कपड़े को धुलते समय पानी से साबुन का झाग निकल रहा होता है, इसका मतलब वो जल क्या था, मृदु जल था। और कठोर जल रहेगा तो उसमें साबुन से झाग नहीं बना करता है। ये सबसे खास आप जान सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे इसके उपयोग में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। किसका, यहाँ पे धावन सोडा का कांच व साबुन बनाने में होता है। ठीक है। पानी कठोरता को क्या होगा, दूर करने में होता है। और एक बात बताएं, ये रंजक के रूप में होता है ना, रंजक के रूप में। डाई जहाँ पे रंजक के रूप में, या फिर रंजक बनाने में कह सकते हैं, रंजक के निर्माण में। रंजक क्या होगा, डाई कहते हैं इसको हम लोग। डाई का मतलब जहाँ रंग बना करता है, जहाँ पे भी जिस भी फैक्ट्री में रंग बनता है वहां पर धावन सोडा का प्रयोग करा करते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पे हम लोग कहने वाले पांचवा जो गुण होगा वो यहाँ कह सकते हो कि आप पेट्रोलियम के शोधन में कह सकते हैं। क्या, पेट्रोलियम के शोधन में जो पेट्रोल होता है उसको प्योरीफाई करने में क्या होगा, इसका अहम भूमिका रहा करती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और लिख रहा हूँ मैं, एक यहाँ गुण मेरे पास है मेरे बुक में कि लिखा गया बेकिंग सोडा बनाने में। सबसे आसान है, सबसे अच्छा भी है बेकिंग सोडा। अभी इसको हम लोग पढ़ने भी वाले हैं। तो बेकिंग सोडा जो बनता है उसको बनाने में भी क्या होगा, ये धावन सोडा का अहम रोल रहा करता है। इसके बिना तो बनेगा ही नहीं ना, ये चीजें होने वाली है। तो आपने यहाँ सीखा है जो आपके सामने पूरे स्क्रीन पे दिख रहा है। इस स्क्रीन पे आपके बोर्ड एग्जाम के संबंध में बहुत सारा मटेरियल है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कारगर होगा। तो आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, जैसा भी आपको लगे। और फिलहाल आपको डेली 7 बजे तो लाइव क्लास मिलती है। लाइव क्लास में पॉज कहाँ हो पाएगा, तो आप बाद में या फिर जैसा भी होगा आपका छूट जाएगा। लाइव क्लास में अगर आप पॉज कर रहे हैं तो बाद में आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी मटेरियल लिखा गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम निचोड़ लेके आया हूँ, जो आपके काम की बात होने वाली है। फिलहाल इसके बाद में धावन सोडा के तुरंत बाद लेके आ रहा हूँ आपके लिए बेकिंग सोडा को, जिसको हम लोग खाने का सोडा कहते हैं या फिर मीठा सोडा कहते हैं। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बनाने की विधि, उसके भी गुण और यहाँ पे उपयोग के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट को। दूसरे टॉपिक हमारे पास है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब मीठा सोडा, खाने का सोडा, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। इसका बनाने की विधि कैसे बनता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है और
यूज और प्रॉपर्टी सब कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। तो जस्ट आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए, क्लासें लंबी होती हैं, आप थोड़ा सा ना गैप करके ले सकते हो क्लास को, तो किस्तों में पढ़ाई कर लीजिए, या फिर अब फिलहाल किस्तों में पढ़ाई करने का दौर नहीं रहा है। जब मैं यहाँ आपके सामने 1-1.5 घंटे खड़ा होकर पढ़ा दिया करता हूँ तब आप भी इसमें पढ़ने के लिए तो तैयार हो ही जाइए, क्योंकि ये जो वक्त है, कुछ ही दिन का वक्त बचा है, यही संघर्ष आपको आपके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा व्यक्ति बनाएगा, अच्छा बच्चा बना के रखेगा और अच्छे मार्क्स से आप ना अपने लिए सम्मान पाओगे। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। अगला टॉपिक है यहाँ पर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब कहते हैं तो इसको कह सकते हो कि खाने का सोडा भी हम लोग कहा करते हैं, है ना। इसका नाम है बेकिंग सोडा, BAKING, बेकिंग सोडा। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है, इसका जो रासायनिक अणुसूत्र होता है वो होता है Ca। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जिसका अणुसूत्र होगा NaHCO3, ठीक है। अगर नाम बोले तो क्या हो जाए इसका नाम, सोडियम बाई क्लोराइड, सोडियम बाई क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, सोडियम बाई क्लोराइड होगा। वजह क्या है यहाँ पर NaH लगा ना, अगर NaCO3 होता तो ऐसा कुछ होता तो हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते, लेकिन यहाँ पे H लग गया है, हाइड्रोजन आने की वजह से क्या इनका नाम बन गया है सोडियम बाई, यहाँ पर कार्बोनेट होगा, क्लोराइड का हो, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बस हम एक फ्लो में लिख दिए। CO कार्बन और ऑक्सीजन कार्बोनेट होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो क्लोराइड क्लोरीन होता है तब क्लोराइड लगाते हैं ना, कार्बोनेट होगा। तो सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अणुसूत्र क्या है, NaCO3। बनाने की विधि पे चर्चा कीजिएगा। बनाने की जो विधि होती है, बनाने की विधि क्या होती है, बनाने की विधि जैसे जब हम लोग क्या कर रहे हैं, वही अभी जस्ट पहले आपने पढ़ा था धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब Na2CO3। Na2CO3 की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल से कराने पर इन सबका आपस में क्रिया कराएंगे, हमारे पास क्या बनता है, NaHCO3 बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 था, सब दोगुना है तो यहाँ 2 से लगा दीजिएगा, सारा काम आपका पूरा हो जाएगा। क्या बना है, यहाँ पे हम सब कह सकते हैं कि हमारे पास था पहले से ही धावन सोडा, ठीक है। इसका हम लोग कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे, और साथ में क्या रहेगा, जल भी रहेगा। उस दौरान क्या बनता आपका, ये बना करता हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनेगा, ये जो अवक्रिया हुई पूरी हुई। तो यहाँ बनाने की विधि में धावन सोडा की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कराने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 से गुणा किया था, और यहाँ पे आप जब देखोगे सोडियम में 2 है, सोडियम 2 हो गया है गुणा करने पर, कार्बन 1 1 2, यहाँ से 2 बन गया है। हाइड्रोजन 2 था, 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 आ गया। ऑक्सीजन 3 अच्छा था, 3 2 5 1 6 के साथ हाइड्रोजन 6 पूरा हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। इसके बारे में हम लोग जानेंगे इनके गुण के बारे में। ये गुण में कौन कौन सा होने वाला है देखिएगा। जो बेकिंग सोडा है या फिर जो खाने का मीठा सोडा होता है, उसको हम लोग कैसे जानेंगे, इनके गुणों के बारे में जाने। तो गुणों में क्या होगा, वही जैसे यहाँ पे इसके मतलब जान रहे थे ना, जैसे वो क्रिस्टलीय पदार्थ होता था, ये भी क्या होगा, यह जो होता है एक सफेद प्रकार का होता है, सफेद रंग का होगा। यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ये जो होता है बेकिंग सोडा क्या है, वो सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इसके बाद जो दूसरे गुण के बारे में बात कर रहा हूँ, ये क्या होगा, यह जल में ना, यह जल में अल्प विलेय होता है, अल्प विलेय होता है,
विलेय है, इसको आप जानते ही हो। जैसे क्या होगा, जो मीठा सोडा होता है उसको अगर पानी में घोला जाता है तो क्या होता है, पूरी तरह से नहीं घुलता है, वो नीचे बैठ जाता है थोड़ा बहुत, या फिर कम घुल रहा होता है। फिलहाल मीठा सोडा जो खाने वाला होता है उसमें और बेकिंग सोडा में हल्का सा फर्क होता है। केमिकल फॉर्म में जो रहता है, जो लेबोरेटरी से निकलता है, वो उसका अलग प्रॉपर्टी होता है। जो फैक्ट्रियों से निकलने के बाद हमारे घर पे खाने के लिए आया करता है, उसमें प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत चेंज होता है, घुलनशीलता बदलती है, या फिर हल्का सा उसका स्वाद, रंग, रूप, गंध ये सब बदल जाया करता है, क्योंकि उसको हम लोग को खाने के लिए बना रहे हैं, थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कौन कौन सा गुण होगा, सफेद कृष्णीय पदार्थ होता है, और जल में क्या होता है, ये कम घुला करता है। दूसरी बात यहाँ पे बताया जाए तो यहाँ पे ऐसे कुछ खास नए गुण हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे इसको ऊष्मा का प्रभाव अगर कर दिया जाए, इसको हम लोग ऊष्मा से क्या करें, क्रिया करा दें, इसमें ऊष्मा का प्रवाह हो, या फिर ऊष्मा से हम लोग ऊष्मा से उसमें वियोजन कराएं, या फिर ऊष्मा दें, सिंपल सी बात है। NaHCO3 होगा, इसको अगर क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो गर्म करने पर ये क्या होगा, इनके अणु सब आपस में वियोजित हो जाते हैं। अणु नहीं, इनके जो भी यौगिक मिले थे सब क्या हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे। क्या क्या बन के आएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मतलब धावन सोडा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाएगा, प्लस में H2O अलग हो जाएगा। इस हिसाब से आपको क्या दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ऊष्मीय वियोजन कह सकते हैं। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, जब भी किसी यौगिक को अगर गर्म किया जाता है, ऊष्मा दिया जाता है, तो वो अपने अणुओं में, अपने पदार्थों में, अपने अलग अलग रूपों में वियोजित हो जाता है। तो यहाँ पे NaHCO3 को गर्म करेंगे तो Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड और जल यहाँ पे प्राप्त होकर सब अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, संतुलित करने के लिए आगे 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे सब कुछ बराबर हो गया। तो ये क्या था, गुण था किसका, बेकिंग सोडा का। आगे बढ़े तो इसके हम लोग क्या जानेंगे, उपयोग के बारे में। इसका उपयोग सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उपयोग क्या क्या होता है। इसके उपयोग के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा कि बेकिंग सोडा हमारे घर में बहुत काम का होता है। बेकिंग सोडा की वजह से हम लोग घर पे प्राकृतिक रूप में इनो बना सकते हैं। आपने कभी किया है कि नहीं, अगर आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, एक सुझाव, एक सलाह है। अगर आपको के घर में किसी को भी एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम हो, बात को गौर से सुनिए, अगर आपके घर में किसी को भी एसिडिटी कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें आप कीजिएगा एक छोटा सा काम। घर में पड़ा होगा बेकिंग सोडा, मीठा सोडा खाने वाला घर में पड़ा होगा, उसको लीजिएगा, 1 चम्मच मीठा सोडा को डालेंगे किसी गिलास में, और उसी में तुरंत ही घर पे पड़ा होगा नींबू, आधा नींबू उसमें निचोड़ दीजिए और पानी मिला के जल्दी से कट कर जाइए। वो पूरा का पूरा इनो का काम करेगा। आपका 10 रुपये का घर 10 रुपये के उस केमिकल वाले इनो से बचत हो जाएगी। आपको तुरंत वही फायदा देगा जो वो दिया करता है। वो एक प्रकार का केमिकल रहता है, पता नहीं कितने दिनों का रहा करता है, वो सब अलग चीजें होंगी। ये आप घर पे अपने आप बना रहे होते हो, इस पर आपका विश्वास हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा ट्राई जरूर कीजिएगा। आने वाले समय में इनो की जरूरत पड़ेगी तो आप जरूर इनो बनाएंगे घर पे और इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। उपयोग क्या होता है इसका, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे पेट की अम्लीयता दूर करने में, पेट की अम्लीयता दूर करने में ना, ये पहला गुण हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या कहते हैं, अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में भी इस पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक, ये दूसरा गुण आपका मिला। आगे हम लोग जाने तो कह सकते हैं कि सोडा वाटर बनाने में, जो सोडा वाटर बनता है, शीतल पेय बनता है ना, उसमें एक होता है कौन सा, शीतल पेय, या फिर क्या होता है सोडा वाटर कहते हैं इसको हम लोग, सोडा वाटर कॉमन लगाएंगे दोनों को बनाने में। इन सब बनाने में क्या होगा, इसका उपयोग किया जाता है। और कुछ खास होता है, एक बात और बताएं, यहाँ पर जो भी यहाँ खास होगा, इससे हम लोग इसमें ना बेकिंग पाउडर बनाया करते हैं। जैसे बेकिंग सोडा है, सोडा एक प्रकार केमिकल रहा करता है, इसकी सहायता से बेकिंग पाउडर बनाएंगे जो हम लोग घर में मीठा सोडा लेके आते हैं। ठीक, और इसका उपयोग और कुछ जगह पे होता है, बता रहा हूँ वैसे ही। जैसे क्या क्या खास होगा, कोई भी केमिकल होता है
उसका लेबोरेटरी में उसका अच्छा उपयोग होता है, तो इसमें कह सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे उपयोग रहा करते हैं। ये था आपके सामने बेकिंग सोडा के बारे में शॉर्ट नोट। बेकिंग सोडा जो होता है ये काफ़ी काम का होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। सीधा कहा जा सकता है बेकिंग सोडा क्या है, बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए, काम खत्म, पहला क्वेश्चन। दूसरा कहेंगे कैसे प्राप्त करोगे धामर सोडा से बेकिंग सोडा। यहाँ पे कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण देने के लिए धामर सोडा से बेकिंग सोडा पूछेंगे, ये रिएक्शन आपके काम का होगा। दूसरा कैसे प्राप्त करोगे, यहाँ पर बेकिंग सोडा से धामर सोडा, तो आप इसका उल्टा ऐसे बना सकते हो। यहाँ पर आपने दूसरा पा लिए हो ना। और ऐसे भी कर सकते हैं, क्या होता है जब धामर सोडा क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कराते हैं, क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है। या फिर क्या होता है जब यहाँ पर बेकिंग सोडा क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या बनता है, यहाँ धामर सोडा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना करता है। तो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन का सम्मिलित रूप आपके बोर्ड पे दिख रहा है। तो आपका जो बोर्ड पर जो कंटेंट लिखा गया है काफ़ी डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि संक्षेप में भी डिस्क्रिप्टिव है, और यहाँ से आपको काफ़ी नंबर मिल सका करता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा के बारे में कुछ खास जानकारी थी जो कि आपने अभी देखा। इसके बाद एक और यहाँ पे टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम लोग इसी में कवर कर ले नया, क्योंकि चैप्टर को क्लोज भी करना है इसी क्लोज चैप्टर में, और वीडियो लंबा होने से बचाना भी है। तो जल्दी से एक और टॉपिक है जिसको हम लोग फिटकरी कहते हैं, तो फिटकरी को इसी में कवर करेंगे जिससे आपका सिलेबस ही पूरा हो जाए। और जो खास बात होता है उसमें लोग डिस्कस भी कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो आखिरी टॉपिक होगा फिटकरी, क्या फिटकरी कहते हैं या फिटकरी होगा, एलम भी कह सकते हैं इसको हम लोग ना, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी कह सकते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं, या बहुत सारे नाम से इसको पुकारा करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग वो नाम लेंगे जो हमारे लिए आसान होता है, फिटकरी। ठीक है, आइएगा देखिएगा, इसका नाम जानते हैं। फिटकरी का जो अणुसूत्र होता है क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा into 24H2O। ये यहाँ पे क्या है, पोटास एरम फिटकरी का सूत्र है। ठीक है, इसे पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और जल से मिलकर बना होता है। इसको हम लोग नाम देते हैं, इसका जो रासायनिक नाम होगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट ना। पोटेशियम का भी सल्फेट है, एल्यूमिनियम का भी सल्फेट है, दोनों को मिला के एक बार कहेंगे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है ना। एल्यूमिनियम लिख देता हूं नाम में, पोटेशियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम है। ठीक है, बनाने की विधि का अगर जाने तो यहाँ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हम सबको, बनाने की विधि काफी आसान है। क्या होने वाला है बनाने की विधि में, बिल्कुल सिंपल सा क्या कहेंगे हम लोग, अलग अलग क्या लेते हैं, पोटेशियम K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और फिर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 के होल थ्राइस को आपस में लीजिएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 3 होगा थ्राइस है, तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग जल में घोल देते हैं, गर्म पानी में क्या किया जाएगा, दोनों को घोल देंगे, और जब उसके बाद जब ठंडा होता है ये क्या बनता है, ये क्रिस्टलीय ठोस बनता है। इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, कि पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, मतलब कि फिटकरी नाम देते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका, आसान तो नहीं है, जितना आसानी से कहा जा रहा है उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, सबसे आसानी से क्या कह सकते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट को लिया जाता है, गर्म पानी में घोल कर रखेंगे, मतलब रखने का नहीं मतलब वो गर्म पानी में घोल के क्रिया कराएंगे, घोलेंगे, उसे मिलाते हैं, जब पानी ठंडा हो जाएगा फिर क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होता है। इसको यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम लोग फिटकरी कहते हैं। ठीक है, यही फिटकरी बना करता है, ये क्या फिटकरी है। और यहाँ देखिएगा दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो जल का अणु यहाँ पे 24 अणु था, तो यहाँ पे 24 से गुणा कर दीजिए, इससे दोनों बराबर हो जाए, और बाकी तो सब सही है। इसका नाम क्या, पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, जल है, क्रिया करेगा आपस में, क्या बनाएगा, फिटकरी बनाएगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा। क्लियर हुआ बात। इसके बाद यहाँ पे इसके हम लोग क्या करेंगे, गुणों को जानते हैं,
इसका क्या क्या गुण होता है मैं बात बता रहा हूँ गुण के बारे में। पहला गुण तो यह है, पहली बात तो ये है इसका गुण, मतलब ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा? क्रिस्टलीय ठोस है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा गुण इसका क्या होता है, ये क्या होगा, जल में विलेय होता है। कहाँ पे? जल में विलेय होता है। और जल में विलेय, परंतु कहाँ नहीं होता विलेय? परंतु एल्कोहल में, परंतु एल्कोहल में क्या होगा, अविलेय होता है। एल्कोहल में क्या होगा, नहीं घुलेगा, अविलेय है। जैसे क्या कह दिए, क्या कह रहा हूं मैं, पानी में घोलोगे घुल जाएगा, लेकिन शराब में घोलोगे तो नहीं घुलेगा। ठीक है। दूसरा अगला गुण क्या हो जाएगा, इसमें सबसे खास बात क्या होने वाला है, अगर मैं गुण के बारे में और ज्यादा बात करूं तो इसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। जलीय विलयन, जलीय विलयन अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ पे ये खास 3 गुण था। इसके बाद मैं इसका रासायनिक गुण बताऊं तो रासायनिक गुण में क्या होता है, जब भी किसी फिटकरी, किसी फिटकरी मतलब फिटकरी को K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, इसको क्या करते हैं इंटू 24H2O। जब भी इसको क्या किया जाएगा, गरम करते हैं, तो गरम करने के बाद इसमें जो अभिक्रिया होती है वो बता रहा हूँ। जब फिटकरी गरम किया जाता है, इसका क्या होगा आपको एक बात बताओ, किसी भी चीज़ को गरम करें क्या होगा, सबसे पहले वो निर्जलीकरण उसमें होता है, उसका पानी सूख जाएगा, पानी निकल जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही घटना होती है, पानी की मात्रा निकल जाएगी। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस यही बचता है, प्लस में 24H2O क्या होगा, पूरा का पूरा निकल जाएगा। लेकिन क्या करते, इसी को, इसको जो नीचे बचा हुआ है, इसको फिर से नीचे और गर्म कर दिया जाएगा, तो इसके भी अणु क्या होंगे, वियोजित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से कभी कभी क्या होता है, किताबों में एक ही रिएक्शन में पूरे को अलग करते हैं, यहाँ प्लस आया सबको अलग कर देते हैं। वो भी अपनी बात ठीक है, क्योंकि निष्कर्ष रूप में वही आया करता है, लेकिन ये अभिक्रिया 2 रूप में होती है। पहले तो जल अलग होगा, फिर दोबारा ये दोनों को अलग करते हैं, फिर से और गर्म करके। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको गर्म करने पे इसमें ऊष्मीय वियोजन होता है, अपघटन हुआ करता है, ये चीज हो जाएगा। तो ये मतलब क्या था आपका, यहाँ पे फिटकरी के बारे में गुण था। अगला टॉपिक क्या होगा, अगला आपके पास यहाँ पे हेडिंग आएगा उपयोग के बारे में। इसका उपयोग जान लीजिए, फिर हम लोग करेंगे आगे काम। उपयोग क्या होगा, जो फिटकरी होती है इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इसका किस किस रूप में उपयोग होता है वो आप यहाँ जानने वाले हो। जैसे आपने देखा होगा, इसका सबसे बेसिक उपयोग होता है क्या, जब भी हमको कोई घाव लग जाता है, कहीं से रक्त बह रहा होता है, तो वहाँ फिटकरी लगा दें तो क्या होता है कि वहाँ फिटकरी लगाने से रक्त का प्रवाह रुक जाता है। तो कह सकते हैं कि बहते रक्त को रोकने में, जब खून बह रहा हो बाहर, तो ना वहाँ पे क्या सकते हैं, वहाँ फिटकरी लगाने से क्या होगा, ब्लड का ब्लड का ब्लीडिंग होगा वो रुक जाएगा ना, ब्लीडिंग रुक जाती है, खून का बहाव, रक्त का बहाव रुक जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, दूसरा यहाँ पे क्या कहते हैं, जल के शोधन में, जो पानी होता है, पानी को शुद्ध करने में भी इसका यूज होता है, जल के शोधन में। और आगे यहाँ पर कुछ खास बात है कि जो कपड़ा होता है, कपड़े की रंगाई में इसका प्रयोग करते हैं। कपड़ा हुआ, कागज हुआ, चमड़ा उद्योग हुआ, उन सब जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे इसको ज्यादातर यूज कहाँ करते हैं कि आंख की दवा बनाने में भी इसका यूज होता है, आंख की दवा बनाने में। और बाकी घर में क्या होता है, घर में इसका सबसे आसान यूज होता है, शेविंग करने के बाद क्या करेंगे, इसको त्वचा में लगाते हैं, जिससे क्या होगा, रक्त कहीं कटा वटा हो, घाव कटा हो ना, तो वहाँ पे सही हो जाए। दूसरा उसका सबसे बड़ा रीजन यह होता है कि जो जीवाणु नाशन का इसका गुण होता है, ये जो फिटकरी होती है जीवाणु नाशन का काम करती है ना। क्या होता है इसमें, जो भी जर्म्स होते होंगे हल्के छोटे मोटे, वो इससे मतलब जर्म्स क्या होंगे, वो मर जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी यहाँ पे स्क्रैच या फिर जब कट लगा होता है, उसमें जीवाणु नहीं प्रवेश कर पाएंगे, घाव नहीं बन पाएगा और वो सही हो जाता है। इस काम के लिए भी क्या होता है, फिटकरी बड़ा उपयोगी होता है। तो अभी की क्लास में आपने देखा, हम लोग अम्ल क्षार लवण को इस तरह से पढ़े हैं, एसिड बेस एंड साल्ट का ये टॉपिक हुआ कवर, आपके लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पे जो साल्ट से यहाँ 2-3 साल्ट पे चर्चा किया गया है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से प्रश्न बनने हैं, प्रश्न बनेगा ही, और कहाँ से बनेगा, है ना। तो यहाँ से प्रश्न बनने वाला है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं फिर से नए वन शॉट वीडियो के लिए। आगे अगला टॉपिक आपका जो होगा धातु एवं अधातु होने वाला है। देखिए
जो वन शॉट वीडियो आता है वो हर 2 या 3 दिन के गैप पे आएगा, क्योंकि आप ना यहाँ पे प्रिपरेशन भी मतलब वीडियो की और भी क्लासें रहती हैं और भी क्लासों का अरेंजमेंट करना होता है, उसके दौरान थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो आप पढ़ लीजिए कीजिए, थोड़ा सा उसको हल्का हल्का पढ़ा करें, आधा आज पढ़ें आधा कल पढ़ लीजिएगा इस क्लास को भी। जैसे अब लाइव जो चल रहे होते हैं उनको ठीक है, लेकिन जो बाद में पढ़ा करते हैं तो उसके लिए उन बच्चों को यह सुझाव दूंगा कि वो आधी क्लास पढ़ें अभी, आधी क्लास बाद में पढ़ लें, जिससे कि उनको बर्डन भी न लगे और फिर उस दिन का भी कुछ कंटेंट रहे पढ़ने के लिए। तो ऐसा कुछ काम कीजिएगा। फिलहाल फिर से मिलते हैं बहुत जल्द, आपके लिए मैथ की क्लास आने वाली है। साइंस की चल रही है, साइंस का पूरा ये 2 चैप्टर हो चुका है, धातु एवं धातु होगा इसके बाद का, और फिर हम लोग आएंगे तत्वों के वर्गीकरण पे और कार्बनिक यौगिक। कुल मिलाकर लगभग 5 चैप्टर है, 5 या 4 या जो भी होगा 5 चैप्टर है। तो 5 चैप्टर अगर है तो 4-4 नंबर का हर चैप्टर से उसका लेना देना होगा, हर चैप्टर से 4 नंबर जरूर आएगा। उस हिसाब से आप पढ़ाई करिए और आपको बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, इस हिसाब से आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कीजिए। जहाँ पे कोई समस्या होती हो आप जरूर यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। और आपको एक सुझाव यहाँ दे रहा हूँ कि आप सभी टेक्निकल विद एसएस के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेटिव क्लास के बारे में पता चलता रहेगा और आपके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ जाता रहता है। मिलते हैं फिर से नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।